नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बहुत बड़ा दिन है। आज दिन है एग्जिट पोल का और सबसे बड़ा, सबसे साइंटिफिक, सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल के साथ अब आप जुड़ चुके हैं। बस बने रहिए हमारे साथ, अब आपको कहीं नहीं जाना है। इंडिया टीवी देखते रहिए और इस एग्जिट पोल के नतीजे सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद नतीजे आप जानते रहिए। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेरे सभी साथी इस वक्त मौजूद हैं। पिरांश त्यागी मेरे साथ हैं, मीनाक्षी जोशी हमारे साथ, प्राची पराशर हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं और मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन 4 जून को क्या बीजेपी 400 के पार जाएगी? क्या बीजेपी की 370 होंगी या 350 होंगी या 272 तक पहुंचना भी मुश्किल होगा? सारे सवालों का जवाब बस मिलने वाला है आपको। नरेंद्र मोदी आज ध्यान खत्म करके और सारे विरोधी शीर्षासन करते हुए ये आपको दिखाई दिए। लोकसभा की 57 सीटों पर इस वक्त भी वोटिंग चल रही है, याद रखिएगा। पोलिंग बूथ पर अगले 1 घंटे तक लाइनें लगी रहेंगी और फिर हो जाएंगे गेट बंद और जो भी लाइन में लगा होगा वही वोट डाल पाएगा। तो मोदी विरोधियों ने आज 2-2 दूरबीनें लगाई। एक दूरबीन से वो मोदी का ध्यान देखते रहे, दूसरी दूरबीन से एग्जिट पोल के नंबर देख रहे हैं। पिनाज बिल्कुल, और आपको बता दें कि ये नंबर क्या कुछ कहेंगे बस अब से 1.5 घंटे बाद पता चलने वाला है कि आखिर 400 पार का नारा जो है वो वाकई में साकार हो रहा है या अभी जो है 350 पर ही गाड़ी आके रुकेगी। क्या कुछ आंकड़ा निकल कर आ रहा है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। और जिस तरह से विपक्ष कह रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है और इस बार कुछ आश्चर्यजनक होगा, तो क्या वैसे ही विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फिरेगा या उम्मीदों को और बल मिलेगा? दरअसल बीजेपी के नेता और एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के नेता बड़े कॉन्फिडेंट हैं। मंगलवार 4 जून को 400 सीटें आ जाएंगी। 272 सीटों पर तो किसी को कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं है। बीजेपी का दावा यह है कि कम से कम 16 राज्यों में 100% वाला स्कोर कर रहे हैं और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने जा रहा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, उनके नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार सरकार तो वही बनाएंगे। कांग्रेस के नेता अपने फेवर वाले स्विंग स्टेट्स के नाम भी गिना रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं कह रहे हैं प्राची कि ये स्विंग स्टेट में अगर कुछ सीटें बढ़ भी गई तो सरकार बनाने के लिए जरूरी बाकी नंबर फिर कहां से आएंगे। बिल्कुल, देखिए अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा है और इस दावे में कितनी सच्चाई है ये अब से कुछ देर बाद आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं हम आपके सामने रखना शुरू करेंगे। इंडिया टीवी के स्क्रीन पर आप जो टैली देख रहे हैं इसमें 0-0 का स्कोर है। 543 सीटों पर क्या होने वाला है, कुछ ही देर में इस टैली में नंबर जुड़ते जाएंगे और 543 सीटों की कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। 400 पार वाला नारा सच साबित होगा। कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी? क्या ये सीटें 272 भी आ पाना मुश्किल हो पाएगा जैसा कि विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है, या फिर इंडिया अलायंस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? आपके सामने देखिए अभी 1.5 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन सौरभ, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान हैं और उन्होंने भी लगातार पिछले 45 दिन से लगातार हमारे शोज में अपने अपना आकलन किया है। 45 दिन से और 45 डिग्री टेम्परेचर में बिल्कुल सबने कहानी की कुर्सी तो हमने बहुत सुन ली, अब कुर्सी किसके पास जा रही है जरा इनका आकलन ले लेते हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं, समीर चौगांकर साहब, राहुल महाजन जी, बहुत स्वागत सर आपका। उधर शुरुआत करूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए अब थोड़ी देर में गाड़ी दौड़ेगी, जब एग्जिट पोल की आएगी सब लोग एक दूसरे को कनखियों से देख रहे हैं। बताओ तुमको कुछ मालूम है? तुमको मैं तो ये बोलने वाली थी कि जो रंगीन ब्लेजर और ये जो कोट आपने पहना हुआ है, उतना रंगीन पार्टी वाला मूड कौन सी पार्टी का होने जा रहा है? अब मैं सच बता दूं आप लोगों को, पहले पर्ची आप सच बता दूं, पहली पर्ची आप निकालो। मैंने पर्ची देखी है मैं पर्ची देख के आया हूं, लेकिन अभी उसमें कुछ रिवीजन बाकी होंगे क्योंकि कैलकुलेशन चल रही है अभी भी। मैं सर चीट शीट देख करके आया हूं, लेकिन मेरा मुंह सिला हुआ है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। वो आपने ट्वीट भी कर दिया। 6:30 बजे तक मैं कुछ बोल नहीं सकता। मेरे मन में एक ही गाना आ रहा है बस तब से, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। सौरभ चुप रहिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा है 6:30 बजे तक चुप रहना है हमें। मैं चुप हूं 6:30 बजे तक। आपने जब से ट्वीट किया है सब आपके पीछे पड़ गए ट्विटर पे कि आप बताइए क्या हो रहा है। बता ही तो नहीं सकता अभी फिलहाल, आप बताइए। इन सबके पर्चे पड़े हैं मेरे पास। ये 1.5 महीने से सबने जब जितना बोला नंबर मैंने सबका लिखा हुआ है। अभी पहले राउंड में अभी आप लोग बताइए, उस पर है संजीव जी का आंकलन मुझे नहीं पता। संजीव सर पूछ रहे हो कि धमका रहे हो? सबके पर्चे पड़े हुए। लेकिन सौरभ बाकी सब बातें तो अलग, लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। अरे सर गुनगुनाया इतना अच्छा, मजा आया। आपने हमें मेकअप रूम में सुनाएगा ना, वो यहाँ गुनगुना भी दिया। वेरी नाइस। ये टैलेंट की जानकारी नहीं थी, बट अभी बहुत से हैं जिनकी जानकारी नहीं है सर। अभी हाँ सर, आपका असेसमेंट? मेरा असेसमेंट, मैं यहाँ पे थोड़ा शायद आउट होऊंगा। मैं तो इस बात पे कायम हूं अभी भी
कि मेरा पूरा कौतूहल बना हुआ है कि बीजेपी अपने दम पे बहुमत लाती है कि नहीं लाती है, 272 के आंकड़े के आसपास आती है, नहीं आती है तो कितना से एक्सीड करती फिर भी है, कोई नहीं आ range तो पाती, बताइए सर। मैं बात खत्म हाँ। कर लूं, और नहीं आ पाती तो कितने से पीछे रहती है। तो और दूसरा असेसमेंट मेरा है 2019 से डेफिनेटली कम रहनी चाहिए। तो अब देखिए क्या होता है, 4 जून को सब मालूम पड़ जाएगा, उससे पहले एक बार आप बस सर बता ही कोई देंगे फिगर साहब। नहीं दे रहे हैं। जी फिगर दे दिया, और इससे accurate- 2019 से कम, मतलब 300 से नीचे हाँ, और 272 पे चुनौती है। चुनौती है 272। अच्छा। और ठीक है, चलिए ठीक है, समीर जी आपका क्या है फिगर फाइनल टैली के लिए, उसके बाद स्टेट वाइज भी आप लोगों से आपके ओपिनियन लेंगे। डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जो मतलब मैंने लगातार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 303 से सीटें ज्यादा लेकर आएगी, और मुझे लगता है कि इससे सीटें कम होने का कोई बहुत बड़ा कारण नजर नहीं आ रहा है। किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती है, जैसे महाराष्ट्र में सीटें कम होंगी, राजस्थान में मान लो चुनौती है, हरियाणा में मान सकता हूं कि चुनौती होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन ऐसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बढ़ाएगी तो जो नुकसान होने वाला है उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा सीटें आएगी। तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी सीटें बढ़ाएगी, बंगाल है जहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, उड़ीसा है जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से 2019 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी सर स्टेट वाइज भी नंबर लेंगे, लेकिन फाइनल टैली फिर स्टेट मुझे वाइज लगता लेंगे है आप कि सभी से 307 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। 300 राहुल जी, सात। राहुल जी, 307 आपका क्या- 307 राहुल जी आपका क्या असेसमेंट है? मैं कंसिस्टेंट हूँ इस मामले में। मैंने कहा था, सौरभ जानते हैं कि 300 सीटें मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 300 सीटें लेके आएगी, और उसमें जैसा कि समीर ने भी अभी कहा, जहां पे उसको नुकसान दिखाई देता है, जैसे मुझे सबसे ज्यादा नुकसान जो दिखाई देता है वो कर्नाटक में दिखाई देता है बीजेपी को। कर्नाटक का नुकसान या हरियाणा का नुकसान या बाकी सब स्टेट्स का जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं दूसरे तेलंगाना जैसे राज्यों में या बाकी राज्यों में कंपनसेट होगा, और उसके कारण मैं ये कहता हूं कि 300 के लगभग सीटें जो अच्छा है, 300 का आपका आंकड़ा है। अब देवेंद्र जी आप तो इतनी जगहों पर घूमे भी हैं, आपने तो गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है जिन्होंने फिर से 400 पार का अपना नारा दोहराया था। आपका असेसमेंट नड्डा जी से आज नड्डा जी से मिल के आ रहे जिसे हैं, भी किया आज नड्डा जी से मिल के आ मिल रहे के हैं। आ रहे हैं। हाँ। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें और ग्राउंड पे प्राची बात करें तो ये समझ में आएगा कि जो नरेशन खासतौर पे सोशल मीडिया में चल रहा है, ग्राउंड पे वो समझ में नहीं आ रहा है। ग्राउंड पे आपको एकदम से लगेगा कि बहुत क्लियर वेब है। मैं ये तब कह रहा हूँ जब मुझे पता है कि राजस्थान में कुछ सीटों पे नुकसान हो रहा है, हरियाणा में 2 सीटों पे नुकसान हो रहा है। ये सीटों का नुकसान हो रहा है, बावजूद इसके नंबर्स को लेके कहीं दूर दूर तक कोई मुझे ये नजर नहीं आ रहा है कोई क्लोज फाइट होने जा रहा है। आप 400 पार कह रहे हैं? नहीं, एक बार भी नहीं बोला मैंने। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप 400 पार कह रहे हैं? 300 प्लस होना ही होना है, और बहुत क्लियर होगा। ये फर्क जरूर आ गया कि जैसे पिछली बार 2019 के चुनाव से अगर तुलना करें तो उसमें आपको बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिलते थे जो कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख से जीत रहे थे। इस बार वो संख्या कम होगी, वो फर्क बीजेपी का सिर्फ 300 प्लस कह रहे हैं, पूरा एनडीए बीजेपी का 300 प्लस बीजेपी का। अब हर्षवर्धन जी आपका अपना असेसमेंट। अच्छा तस्वीर देखिए जरा, इंडिया गठबंधन के सारे नेता हाथ पे ऊपर हाथ लिए हुए आपको Victory दिखाई sign दे रहे हैं दिखा इस रहे वक्त। केजरीवाल साहब, खड़गे साहब, सोनिया जी, सबके सब आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। आज दरअसल इंडिया गठबंधन ने बैठक की है। बैठक के बाद ये कहा है, सुनिएगा, बैठक के बाद ये कहा है कि आज हम एग्जिट पोल में शामिल नहीं होंगे, इस चर्चा में शामिल नहीं होंगे। प्री फिक्स्ड एग्जिट पोल बोल रही है इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन। एग्जिट पोल को प्री फिक्स बोल रही है। कोई पूछे उनसे, मान साहब, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या मिल जाएगा भैया हमको फिक्स करके, किसी को फिक्स करके क्या मिल जाएगा एग्जिट पोल? और जब उनसे सिवाय इसके कि 4 जून को कोई गलत उससे अलग आंकड़ा आएगा तो लोग हम ही को सुनाएंगे। यही किया था तुम लोगों ने इतने दिन बैठकर। फजीहत के अलावा और कुछ होना नहीं है। अगर आप गलत हुए तो एग्जैक्टली। और जो आंकड़े भी आएंगे 6:30 बजे के बाद आएंगे, 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी, तो इसका तो कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब आपने कुछ मान रखा है, इसका मतलब विपक्ष ने कुछ मान रखा है कि एग्जिट पोल कुछ ऐसा दिखाएगा जो हमारे साथ नहीं चल रहा है, हमारे साथ नहीं जा रहा है। यही तो मतलब हो ना हर्षवर्धन जी, ये तो हार मानना ही हुआ ना। सौरभ जी, मुझे लगता है कि एग्जामिनर को भले न पता हो, लेकिन जो टेस्ट देने जाता है उसको बहुत अच्छे से पता होता है। जो परीक्षार्थी होता है, छात्र होता है, खड़गे जी क्या उसको कह रहे पता हैं? क्या होता है। अभी भी आत्मविश्वास से लबरेज हैं, जरा सुन लेते हैं उनका क्या लगा है। मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा की है।
खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीजों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। जय खड़गे साहब, उनकी पार्टी और उनके सहयोगी ये लोग जो हैं एग्जिट पोल के बहस में तो नहीं आएंगे, हमारे साथ टीवी पर तो नहीं आएंगे। उन्होंने अपना एग्जिट पोल बता दिया, लेकिन 295 वो कह रहे हैं जनता ने हमको बताया कि आपको 295 आ रही हैं, आप हार मत मानिएगा, अभी आप 4 जून तक बस डटे रहिए। तो वो डटे रहे, अच्छी बात है, सभी को 4 जून को ही पता चलेगा। हम कौन सा कह रहे हैं कि हमने आज लिख दिया तो वही 4 जून का नतीजा हो जाएगा। लेकिन आप आज एग्जिट पोल पर नहीं आ रहे, इसका मतलब आपको ये मालूम है कि एग्जिट पोल क्या दिखाने वाला है। हमको नहीं मालूम, तो मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले पता चला, बाकी साथियों को मुझे लगता है अभी भी नहीं मालूम एग्जिट पोल क्या दिखाएगा। खड़गे साहब को मालूम है एग्जिट पोल क्या दिखाएगा। हर्षवर्धन जी जो 295 उनकी अपनी जो आ रही हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे एग्जिट पोल, अरे हमारे एग्जिट पोल पे बैठ के अपने एग्जिट पोल के नंबर ही बता देते हैं, वही बता दे, वही अच्छा, आप एग्जिट पोल में आ रही है कांग्रेस पार्टी, एग्जिट पोल ज्वाइन कर रही है ऐसा बताया गया। चलिए खैर, बहरहाल हर्षवर्धन जी आप ब्रेक से पहले क्या कह रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर कांग्रेस एग्जिट पोल्स में आ रही है तो हम ये मानेंगे कि थोड़ा रुक के, थोड़ा हिचक के, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा इनका बना हुआ है। और ये मैं बड़े स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि अगर 200, 250, 300 का नंबर दूर से भी उनको दिख रहा हो, दूरबीन लगाकर भी, तो दौड़ के आएंगे। और जब बिना नंबर के टीवी चैनल पर दहाड़ते थे, तो नंबर रहेगा तब तो दहाड़ने में कोई कमी रहेगी नहीं। लेकिन बार बार मैं कहता रहा, हम लोग कहानी कुर्सी की में रोज ही इसकी चर्चा करते हैं, और मैं जो पूरे देश में माहौल देख पाया, भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी चूक हुई
और वो बड़ी चूक उनको समझ में आई, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसको कहते हैं ना कि दबाव पड़ गया उनके ऊपर कि वो मुसलमान, मंगलसूत्र, उस सब पर गए। क्योंकि राहुल गांधी और उनके साथी जिस तरह से आरक्षण, संविधान, बाबा साहब का संविधान चला जाएगा, जाति गणना नहीं करा रहे हैं, एक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी वो एक वर्ग के दिमाग में फिट हुआ है। इसको कोई माने या ना माने, कम से कम मैं जो लोगों से बातचीत हुई, जिन लोगों से मिला मैं, और कमाल की बात यह, भारतीय जनता पार्टी के बहुत घनघोर समर्थक वो कह रहे थे हम करें क्या, हमारा रिश्तेदार नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि भैया बाबा साहब संविधान में नहीं रही तो हम क्या करेंगे। और ये फीलिंग उत्तर प्रदेश और बिहार में गहरे बैठी, ये इसको बहुत ठीक से समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी फिर से वही हुआ, इस चुनाव को पूरा अपने कांधे पर लेकर गए, फिर से वही स्थिति बनी और बिना किसी संकोच में कहूंगा वर्स्ट कैंडिडेट सिलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कम से कम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, कुछ सीटों पर, और उसमें बिहार भी आप शामिल कर लीजिए। इतना डर कर कैंडिडेट सिलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव का हिस्सा नहीं रहा। वो भारतीय जनता पार्टी जो पूरी कैबिनेट बदल देती है, चीफ मिनिस्टर बदल देती है, एक कोई संकोच नहीं करती है, वो लोकसभा में हिचक के डर कर चल रही थी। उत्तर प्रदेश में ऐसी 12 से 15 सीटें हैं जहां कैंडिडेट की वजह से तो बिल्कुल चुनाव नहीं जीतना चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 10 से 15 सीटें बढ़ाने का स्पेस था, भारतीय जनता पार्टी वहां 75 से 80 सीटें जीत सकती थी। मेरा अभी भी मानना है कि वो 70 के आसपास सीटें जीत रही है, और मेरा अपना अनुमान है साइलेंट वेव है, कोई चुनाव में उस तरह से नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कुछ जगहों पर, कुछ सीटों पर आपको दिखे, लेकिन वो कोई नहीं देख रहा है। अगर राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में सीटें कम नहीं हो रही, 19 से ज्यादा होंगी, 14 के आसपास होंगी। अगर तेलंगाना हम देखें, अगर हम आंध्र प्रदेश देखें, अगर हम कर्नाटक देखें, अगर हम तमिलनाडु देखें, इवन केरल, वो सीट भले नहीं जीत पाएगी। मेरा अभी भी ये विश्वास है कि केरल में और आंध्र प्रदेश में भाजपा के लिए खाता खोलना बड़ी चुनौती है। ओवरऑल देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपने उस नारे के नजदीक जाती हुई दिख रही है जो नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और फिर राज्यसभा में जिसको कहा। सर फाइनल फिगर भी एक बार बोल दीजिए। एनडीए 375 to 400 के आसपास कहीं भी टिकेगी। शांतनु जी, देखिए, जब मैं स्टूडियो में था करीब 15-20 दिन पहले, तब मैं भी 300-310 बोल रहा था। पिछले 2 हफ्ते से मैं पूर्वांचल में था, और जितना आप फील्ड पे रहेंगे और लोगों से बात करेंगे, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति से बात करेंगे, मैं गांव गया, करीब मैं 30-40 गांव गया और लोगों से सामान्य रूप से बात करी। जैसा हर्ष भैया ने कहा, साइलेंट वेव है, लोग कह रहे हैं और वोट देंगे किसको। और जो लोग कहते हैं कि राम का तो नाम ही नहीं, राम का पूरा नाम है, राम का पूरा नाम है। हम लोग आपको याद हो तो सुबह 5:30 बजे काशी विश्वनाथ गए, सुबह 5:30 बजे 5-6 हज़ार लोग थे। जब तक हम 7 बजे बाहर निकले, गदौलिया तक लाइन लगी थी, और कम से कम 10-12 लोगों से बात करी, कुछ उसमें से अयोध्या से आए थे, कुछ अयोध्या जा रहे थे। तो राम का पूरा नाम है। हाँ, वैसे गाने नहीं चल रहे हैं, कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई फोटो नहीं डाल रहा है, तो इसलिए लग रहा है। तो अब जो मैं कह रहा हूं, जो आपके ओपिनियन पोल में भी नंबर था, वहां पे एनडीए टच कर सकता है। और आंध्र प्रदेश में एनडीए को बड़ी गेंद मिलेगी क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अच्छी सीटें ला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, तेलंगाना से बिल्कुल अच्छे, और बंगाल से सॉलिड गेंस हो रहे हैं। अगर बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान में कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इन स्टेट से हो सकती है। बड़ा नुकसान मुझे लगता है केवल महाराष्ट्र में हो रहा है, बिहार में भी बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। रेंज बता दीजिए, नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर रहेगा 350 से 360 एनडीए और 320 के आसपास बीजेपी। तो बड़ा क्लियर है। तो राहुल जी, आपका नंबर क्या था? 300। मेरे ख्याल से संजीव जी हैं जिनका नंबर उन्होंने पहले क्या था, ऑड वन आउट। मैंने पहले कहा मैं आउटसाइडर हूं। सर ऐसा क्या, उनको दोनों को जो है वो साइलेंट वेव दिख गई। ये जो हर्षवर्धन जी की बात से अगर मैं उठाऊं, तो किसने कहा था कि 400 पार का नारा दो, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में पड़े, संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, किसने कहा था? सबसे पहले बीजेपी के नेताओं ने ही बोलना शुरू किया, वहीं से तो विपक्ष ने वो मुद्दा उठाया। फिर साहब बड़ी मजबूरी हुई कि 400 पार संविधान खतरे में हो गया, तो हम मंगलसूत्र बोले, हम ये बोले। तो मतलब पूरा कैंपेन इस बार का जिस तरह का, क्योंकि इसमें कोई, मैं कह रहा हूं 272 की चुनौती है, लेकिन मुझे इस बात पे कोई संदेह ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई लोकप्रिय व्यक्ति नहीं है देश में, उनके आसपास भी नहीं आता। वो 1 to 10 है। उसके बावजूद जिस तरह की कैंपेन उन्होंने की है कई मर्तबा, एक दिन कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुसलमान की बात करूं तो प्रधानमंत्री पद के योग नहीं हो, अगले दिन फिर शुरू। तो मतलब, और मजबूरी है ना, चुनाव लड़के जीतना है, बाकी सब बातें तो धर ही रह जाएंगी। अगर आपकी टर्म ही नहीं आई तीसरी, तो जो भी आपका सपना है, जो भी आप देश के बारे में परिकल्पना है, उसको कैसे पूरी करेंगे। लेकिन ये जो रास्ता है, वो फिर हम एक बार वही डिविसिव राजनीति में फंस गए।
संजीव जी, फिर कंप्लीटली जो आप कह रहे हैं कि नंबर डाउन हो रहा है, आपको क्या लगता है किस स्टेट से? जैसे अभी शांतनु कह रहे थे कि उन्हें तो यूपी में ह्यूज गेन होता हुआ दिख रहा है, हर्षवर्धन जी की भी ऐसी राय है। आपको क्या लगता है कि यूपी की अगर हम बात करें तो वहां आपको भी लगता है कि, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने उधर से इंडिया गठबंधन ने लगाई हुई है। देखिए, शांतनु जी ने जो बात कही, सबसे बड़ा खतरा महाराष्ट्र इनके हिसाब से है, मैं उसको सेकंड करता हूं। दूसरा बड़ा खतरा कर्नाटक है। 2 स्टेट जहां से बड़ी संख्या में सीटें कम होंगी, उन दोनों स्टेट्स की जो सीटें कम होंगी वो सारी स्टेट्स में मिला के भी नहीं बढ़ रही। अच्छा, है ना? उड़ीसा में कितनी आ जाएंगी? 21 में से 8 हैं, 12 हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी। डाउन वाली आप बता रहे हैं 2 कौन सी? महाराष्ट्र और कर्नाटक मैक्सिमम डाउन। तो यूपी में कोई नुकसान नहीं हो रहा? यूपी में मेरे हिसाब से, देखिए मैं यूपी गया नहीं, मैंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर बोल सकता हूं आपको, जिसका कोई मैं खुद ही अर्थ नहीं मानता। लेकिन जो मैं सुन रहा हूं कि यूपी में बढ़ने का प्रश्न नहीं, हो सकता है 55 से 58 के बीच रह जाए सीट्स। लेकिन मेरे पास कोई व्यक्तिगत फर्स्ट हैंड अनुभव नहीं है, मेरा यूपी के जमीन पर गया नहीं इस इलेक्शन में। मैं कर्नाटक गया हूं, मैं महाराष्ट्र गया हूं, मैं तेलंगाना गया हूं। वहां बीजेपी बढ़ रही है, तेलंगाना में कांग्रेस उससे भी ज्यादा बढ़ रही है। और बीजेपी तो खुद कह रही है कि हम राजस्थान में 2 सीटों का हमें लॉस हो सकता है, वो भी दिखाई दे रहा है। अब ये जो सीट्स का नंबर है ना, हम बाहर भी बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से 18 में से 7 बीजेपी हारेगी, लेकिन हो सकता है 18 में से 3 ही हारे, हो सकता है 18 में से 10 हार जाए। अब वो कौन सा थर्मामीटर, कौन सी डबरीन से हम ये जांचें कि 18 कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं? 18 में से 7 मेरे हिसाब से